हेलो गाइस, वेलकम बैक। संजीव पांडे दिस साइड, आप देख रहे हो रीस्टार्ट। और आज हम करने वाले एक ऐसा कंसेप्ट जो चाहे आप 9th में हो चाहे आप 10th में हो, केमिस्ट्री अगर आपको मतलब आसान बनानी है, मक्खन बनानी है, तो ये जो वीडियो है, दिस कंप्लीट वीडियो इज गोइंग टू बी एक वरदान की तरह होगा। ठीक है, तो ये वरदान वीडियो है और अच्छे से कोई भी पार्ट को बिना स्किप किए देखना होगा, ये एक शर्त होगी। इफ़ यू आर फुलफिलिंग दिस, अगर ये चीज़ तुमने पूरी कर दी तो मेरा वादा है कि केमिस्ट्री अभी से कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, सो बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है एंड मैं इसको जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको करा रहा हूँगा। अगर आप 9th के हो तो भाई थोड़ा और ज़्यादा जोर लगा के देखना, और 10th वाले बच्चे अगर एक बार एकदम हल्के मन से भी देखेंगे ना, तब भी ये काफ़ी हद तक काम हो जाना है। ठीक है, सो आइए जीरो से हीरो तक के इस जर्नी को करते हैं शुरू। ओ भाई साहब, यही रिएक्शन होगा वंस यू विल बी डन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगा अगर ये 12 चीज़ें हो गई। सर 12 चीज़ें, ये तो कतई बहुत ज़्यादा हो गया। भाई देखो, दिखने में है, मैंने इसको फ्लो ऐसा रखा है कि आपके दिमाग में एकदम सिंपल तरीके से इसको मैंने एकदम डिटेल में ब्रेक करके आपको बताया है। इसको 3-3 पार्ट्स में जब मैं बता रहा हूँगा तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। यहाँ पर हम क्या क्या सीखेंगे, केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकली मैटर जो है वो कितने टाइप्स का होता है, ओके, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे हम, ओके, इसके बाद एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनिशियल 20 एलिमेंट्स का हम नाम देख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, और मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी कर रहा है तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट इन केमिस्ट्री। ओके, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन का कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बारे में, रिएक्टिविटी और इनर्ट गैसेस के बारे में, एंड फाइनली कंपाउंड फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो अपन यहाँ पर देख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। देखो, अब मैं बोलूंगा इसको 4 सेट में कर रहा हूँ, पहला सेट अपन कर लेते हैं शुरू। सो पहला सेट मतलब पहले 3 पॉइंट्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट। आइए करते हैं शुरुआत इस जर्नी की। क्या बात है भाई साहब। सो सबसे पहले केमिस्ट्री क्या है, सो कोई बता सकता है, एनीवन? यस, यू, चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है ना बच्चा, साइंस 9th में सीखोगे शुरुआत में कि साइंस जो है एक शब्द से आया है, साइंटिया, और साइंटिया शब्द का मतलब होता है टू नो, किसी चीज के बारे में जानना, विज्ञान, है ना, ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे अपन इसके अंदर। तो साइंस के 3 मेजर ब्रांच होते हैं। कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सर। ठीक है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लाइफ, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज, स्टडी ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड नेचुरल फिनोमिनाज। ठीक है, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री, नाम में ही है केमिकल, तो स्टडी ऑफ केमिकल्स, केमिकल इंटरैक्शंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आपस में किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन, एवरीथिंग। ठीक है, उसी बुनियाद को अपन यहाँ पर आज कवर कर रहे होंगे। सो व्हेन आई से केमिस्ट्री, तो आइए इसको लिख देते हैं। और क्या लिखेंगे सर, व्हाट इज केमिस्ट्री? सो द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science that deals with, देखो यहां तक तो सबके लिए सेम रहेगा, चाहे फिजिक्स का लिखो, बायोलॉजी का लिखो, ये तो ये लाइन लिख, दिस ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद व्हाट, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड देयर इंटरैक्शंस, स्टडी ऑफ केमिकल्स and their interactions। थोड़ा सा हैंडराइटिंग जो है अपनी, बहुत दिन हो गया बोर्ड पे ऐसे इतना डिटेल में लिखे हुए, थोड़ा सा बेयर कर लो मेरे साथ में, झेल लेना थोड़ा सा। ओके, अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फिजिकल स्टेट्स के हिसाब से कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं दैट 9th वाले बच्चे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। टॉकिंग अबाउट जो यहाँ मुझे बताना है वो है कि केमिकली वो कौन से टाइप के पार्टिकल से बना है, उस बेसिस पे
ठीक है, सो मैं यहां लिख देता हूं बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। बहुत ध्यान से देखना, और 10th वाले बच्चे जो पार्ट आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ना है फॉर दी बेसिक्स, आप सीधे वहाँ पे स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, मैं टाइमलाइन डाल दूंगा जिससे क्या होगा, आसानी होगी कि आप सीधे अगले 4 सेट में से कोई भी सेट जो आपको देखना है डिटेल में आप देख सकते हो। अगर कहीं पर भी आपको डाउट है, हल्का हल्का मतलब दिक्कत है ऐसा कुछ, तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए। मतलब अगर हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा डाउट है, ओके ठीक है। सो बेस्ड ऑन दी केमिकल कंपोजिशन हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज भाई साहब 3। पहला है एलिमेंट, ठीक है, दूसरा है कंपाउंड्स, और तीसरा है मिक्सचर। ठीक है, ये 9th वाले बच्चे दूसरे चैप्टर में आपके पढ़ रहे होते हो। ठीक है, सो बेसिकली अब मैं मैटर को क्लासिफाई कर चुका हूं इंटू 3 पार्ट्स केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो जिसमें से आप ये कह सकते हो मिक्सचर क्या है भाई, मिक्सचर तो मिक्सचर है, इतना आसान है सर। व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज मिक्सचर, कोई भी चीज मिला तो कैसे मिलाना है, तो किसी भी चीज को मिला दिया मिक्सचर हो गया। सही बात है। तो जैसे कि मान लो हमारे बिहार में भूजा बनाते हैं, भूजा इज लाइक राइस फ्लेक्स। चिवड़ा ले लिया, चिवड़ा को थोड़ा भूंज लिया, उसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा संगदाना डाल दिया, और कुछ थोड़ा ऊपर से प्याज व्याज काट दिया, उसको मिला दिया। ठीक है, थोड़ा शैलो फ्राई करके मिला दिया, बना दिया उसको, दैट इज अ मिक्सचर। जो चटनी बनाते हो, चटनी क्या है, वो मिक्सचर है। मतलब कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ों को लेके आपस में ऐसे ही मिला रहे हो, रैंडमली मिक्स कर दे रहे हो। ठीक है, विदाउट कोई ऐसा फिक्स प्रपोर्शन का जरूरत ही नहीं है, कैसे भी मिला रहे हो, मिल तो जा रहा है, दैट इज अ मिक्सचर। चाय कॉफ़ी क्या है, मिक्सचर है। थोड़ा एक्स्ट्रा शक्कर पड़ गया, क्या हो गया, मिक्सचर है। कम ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है वहाँ पर। सो 2 और मोर एलिमेंट्स, अब देखो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एलिमेंट्स, 2 और मोर सब्सटेंस, वेरी सिंपल। When 2 or more substance are mixed in any ratio, 2 or more substances mixed in any ratio। इसके और अच्छे एग्जांपल्स में मैं नींबू जूस, सॉइल इज अ मिक्सचर, एयर इज अ मिक्सचर। ठीक है, तो मिक्सचर तो समझ आ गया सर। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में थोड़ी सी बात बता देते तो मज़ा आ जाते। तो भाई देख लो, बड़े आसान से, बड़े सिंपल तरीके से एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या है। सर एग्जांपल दूं, पहले एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई एलिमेंट में आता है आपका हाइड्रोजन, एलिमेंट में आता है आपका ऑक्सीजन, एलिमेंट में आपका आता है कार्बन। ठीक है, और ले लो गोल्ड, ले लो गोल्ड का सिंबल लिख दूं, नहीं मैं सीधा गोल्ड लिख देता हूँ, मुझे सिंबल आता है पर मैं लिख दे रहा हूँ, आई डोंट डू। अभी बता देगा तो चलेगा नहीं, मतलब आता है यार। हाँ, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, तो ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। सर बताओ ना, इसका एग्जाम्पल दे दिया तो थोड़ी चलेगा, चलेगा। अब देखो कंपाउंड का एग्जाम्पल में क्या बोलता हूँ, कंपाउंड के एग्जाम्पल में आता है वाटर। सर वाटर का फॉर्मूला तो H2O होता है ना, यस H2O। कंपाउंड में आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हद है भाई, ये तो पता है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में बहुत ही फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। मतलब वाटर कैन नॉट बी HO2, H2O है वाटर, H3O भी नहीं, H4O भी नहीं, H2O2 भी नहीं, एक फिक्स्ड रेशियो में मिल रहे हैं। देखो ये मिक्सचर से थोड़ा सा अलग कहानी है, दे आर केमिकली कंबाइंड एंड बिकम। ऐसे नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बस साथ में आके दोस्ती कर लिया, ऐसा नहीं है, बॉन्ड बनाया उन लोगों ने, केमिकल बॉन्डिंग हुई है वहां, उसके बारे में सीखेंगे अपन आज की वीडियो में ही। ठीक है, सो व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स रेशियो,
compound is formed when two or more elements combine chemically. सर केमिकली? हाँ केमिकली, फिजिकली नहीं, कंबाइन केमिकली, दैट इन फिक्स्ड रेशियो. A compound is formed. Compound is formed. सही बात है. कोई ऐसे डेफिनेशन मत किया करो हर चीज की, ये डेफिनेशन सर वो डेफिनेशन. स्पेशली जो बच्चे भी 9वीं में आए होंगे उनको इतना ज्यादा आदत हो गई डेफिनेशन बोलने की कि वो साइंस का मजा ही निकल जाता है. ठीक है, थोड़ा सा दिल से पढ़ो यार साइंस, दिमाग से तो पढ़ना ही है. ठीक है, डोंट गो सच इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, मेक इट सिंपल. समझ रहे हो बात को? ठीक है, मतलब एंजॉय योर स्कूल की जिंदगी. कितना जरूरी है. मतलब तुमको मैं एक चीज बताऊंगा. अभी रिसेंटली मेरे को हमारे एक मित्र ने भेजा था, तो आई जस्ट वांट टू, जो ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं उनको लगता है सर क्या बीच में बोलते रहते, सर जल्दी से पढ़ा दो. वही बोलेगा, थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत देखना नहीं सुनना, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा तो स्कूल के बारे में सोचोगे जैसा हमारा मित्र बहुत सोच रहा है, हम भी सोचते हैं. जो कल को स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढते थे. मैं वैसा था, मुझे स्कूल जाना कई बार है ना छुट्टियां मारना बहुत पसंद था. तो इसमें लाइन है, जो कल को स्कूल न जाने का बहाना ढूंढते थे आज वह स्कूल जाने के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं. ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, लव एंजॉय योर स्कूल डेज. ठीक है, और ये सबसे बेहतरीन दिन है तुम्हारे ज़िंदगी के, इसको पूरी तरीके से जियो. और ये एकदम रट्टा मारना, डेफिनेशन याद करना, ठीक है, इट्स ओके, होता रहेगा. थोड़ा समझ के पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो NEP आज कह रहा है आपको. ठीक है, सो when two or more elements combine chemically in fixed ratio they form compound. सही बात है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सही, कोई नहीं. अब सर ये तो हो गया कि हाँ ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, अब देखो सब्सटेंस मतलब एलिमेंट भी हो गया, कंपाउंड भी हो गया. जब एनी रेशियो में होगा तो क्या होता है, तो वो मिक्सचर है. यहाँ पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन भी नहीं हुआ है, केमिकल रिएक्शन भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही मिक्स हुआ है. जैसे मान लो तुमने आयरन लिया, आयरन फाइलिंग्स लिया, आयरन के लोहे के तार के छोटे छोटे टुकड़े, आयरन फाइलिंग्स लिया, और तुमने सल्फर लिया, सल्फर पाउडर, पीले कलर का पाउडर होता है, नॉन मेटल है. अब सल्फर और आयरन को मिला दिया, सिंपली मिक्स कर दिया, कुछ भी नहीं किया, दैट इज अ मिक्सचर. पर जब आयरन और सल्फर को तुमने क्या करा, मिला के और हीट करा, तो आयरन सल्फाइड बनाओ. हीट से ना कंबाइन हुए दोनों केमिकली, आयरन सल्फाइड. सो आयरन सल्फाइड जो ग्रे कलर का बना है वो मैग्नेटिक भी नहीं है. बहुत सारी डिटेल में तुम चैप्टर जब पढ़ रहे होगे 9th वाले बच्चे, वो बहुत डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में कर रहे होंगे कवर इसको. सो डोंट वरी इन दैट. सिर्फ याद रखो कि वो हीट करने से वो केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पर. ठीक है, एक और खूबी क्या होती है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ. पहले एलिमेंट्स को देख लेते हैं. एलिमेंट्स क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. अब देखो, हाइड्रोजन को तोड़ के उसमें से कुछ और नहीं निकाल सकते, वाक्ट्रोजन एंड फैक्ट्रोजन, ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं. पप्पू और लप्पू नहीं निकलेगा उसमें से. ओके, तो यहाँ पे याद रखने, क्या याद रखने सर? ये याद रखने कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. ठीक है, या द टाइप ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड. that cannot be further simplified. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तुम क्या ही ऑक्सीजन को तोड़ दोगे भाई. ठीक है, कुछ और एलिमेंट नहीं निकल रहे उसमें से, ऑलरेडी वो सिंपलेस्ट है. ठीक है, और एक बात, अब जैसे तुमको पता होगा हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है.
हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल। आज हम हाइड्रोजन की कार इसलिए फिलहाल यूज नहीं कर पा रहे, उसके सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा कंसर्न में। इंडस्ट्रियल फ्यूल है, बहुत कंबस्टिबल, थोड़ा सा भी चिंगारी है भाई एक्सीडेंटल फायर होगा। हाइड्रोजन इज वेरी कंबस्टिबल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट, ऑक्सीजन खुद जलता नहीं है, पर भाई इसके बिना आग नहीं लग सकती। कई बार ऐसे होता है ना कि हमारे घरों में ऐसे कई बार होता है, ठीक है। बड़ा बहुत बढ़िया एग्जांपल ये मैंने खुद ही सोच लिया, बड़ा मज़ा आया था कि हमारे घरों में क्या होता है ना कि कई बार पापा जो हैं, ये थोड़ा रोल्स भी चेंज हो सकते हैं, पर ऐसे होता है कि मम्मी जो है, मम्मी सपोज मेरे घर में ऐसा होता था कि मम्मी बहुत गुस्से में होती थी कई बार, ठीक है। और सो मम्मी जो है ऑलरेडी एकदम बहुत फायर में है ना, सो लाइक हाइड्रोजन। पापा जो है जस्ट लाइक ऑक्सीजन, सपोर्टर ऑफ बर्निंग। मतलब मम्मी ऑलरेडी गुस्से में है और फिर पापा बोल रहे हैं हाँ ये तो बड़ा मस्ती कर रहा है, उस दिन मैंने इसको देखा था रोड पे घूम रहा था ये, ठीक है। तो ये रोल्स बदल भी सकते हैं, कई बार उल्टा भी होता है। तो भाई मम्मी ऑलरेडी गुस्से में है और ये पापा जो है सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही बात है, हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना नहीं तो बात स्लिप हो सकती है। जब ये केमिकली कंबाइन होके और फिर जब ये वाटर बनाते हैं H2O, भाई साहब ये जो बच्चा है, यानी मैं जो था ना ही गुस्से में रहता था, ना ही किसी को कोई कहीं जल रहा है तो उसमें आग में घी डालने का काम भी नहीं करता, ठीक है। सो ये याद रखना, कंपाउंड्स, जब भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, ये बहुत ही खास बात है कंपाउंड्स की, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होती है। जैसे वाटर इज नाइदर कंबस्टिबल लाइक फादर लाइक दिस हाइड्रोजन एंड नॉट सपोर्ट्स बर्निंग लाइक ऑक्सीजन। इनफैक्ट वो एकदम अपोजिट है, इट एक्सटिंग्विशेस फायर, ये आग को बुझा डालता है भाई, ठीक है, आग को बुझा डालता है। एक और एग्जांपल लो भाई, तुम जैसे कि NaCl क्या है, जो नमक हम खाते हैं, सो दैट NaCl, दैट नमक, दैट सोडियम क्लोराइड, भाई उसमें दो चीजें, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम ऐसी चीज है, इतना रिएक्टिव मेटल है, ऐसा हवा में आग लग जाती है, तुम एंगल्फ करोगे सोडियम मेटल को तो क्या ही अंदर चिंगारी फिंगारी होगी, सोचो तुम कहां कहां से सोडियम निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो सोडियम इज सच अ रिएक्टिव मेटल जो तुम एंगल्फ करना सोच भी नहीं सकते। क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस। ये दोनों जब जुड़े और सोडियम क्लोराइड बनाया, जब एक कंपाउंड बनाया, तो भाई वो तो उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, हर दिन खाते हैं उसको, सोचो। सो कंपाउंड्स जब भी बनते हैं वो एकदम जुदा होते हैं अपने पेरेंट्स से, दे हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये याद रखना, ठीक है। मैंने बहुत ही बेसिक तौर से, सिंपल तौर से तुमको ये समझा दिया। अब मैं यहां बात कर रहा हूं कि सर तीसरी चीज, भाई साहब इतना आसान था यार, केमिस्ट्री पढ़ लिया और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर भी कर लिया। अब मैं जो इसमें इस मैटर में जो पहला वाला है ना, कौन सा है, दिख रहा है ना यार, एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ना उसके बारे में हम गहराई में पढ़ते हैं मेजरली। सो एलिमेंट को के टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, और इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं और तीसरा भी आ ही जाता है। सो वी हैव इन दिस वी हैव मेटल्स। क्या बात है भैया, यार दाद देना पड़ेगा, ऐसा कैसा चलेगा। वी हैव मेटल्स, वी हैव नॉन मेटल्स, एंड एलिमेंट्स में एक और होता है जो बीच वाला है, ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, या दोनों की प्रॉपर्टी कई बार कैरी करता है, उसको कहते हैं सेमी मेटल्स। नहीं सर, सेमी मेटल भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलॉइड। स्पेलिंग सही है कि डबल टी डालें, एल हटा दें, भाई स्पेलिंग बताओ, ठीक है। सो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। अब एलिमेंट्स के 3 टाइप्स याद रखना, क्या क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और जो पीरियोडिक टेबल बना था ना, जो तुम जिसके सुना होगा पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को पूरा बहुत ही अच्छे तरीके, अच्छे ढंग से दिखाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 10वीं में काफ़ी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि वो चैप्टर निकल गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, बट कमाल, आगे बहुत काम आने वाला है। तो पीरियोडिक टेबल में याद रखना, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है।
सो व्हाट आर मेटल्स? अरे भाई मेटल्स वो देखो यहाँ पे सिर्फ 22 पूरे पीरियोडिक टेबल में मोर देन 100 एलिमेंट्स, उसमें से सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हैं, सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हैं। और कुछ ही मतलब आई थिंक 7 से 8 जो है वो मेटेलॉइड्स है। एग्जैक्ट नंबर आप कमेंट करके बताओगे। और बाकी सारे जो है मेजरली एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? दे आर मेटल्स। सर मेटल के एग्जांपल लिखो यार, बहुत हो गया, मेटल के एग्जांपल लिखो। अच्छा मेटल की खूबी तो नहीं बताई, एक खूबी याद रखो पहले, बाकी सब तो तुम पढ़ोगे 10वीं में डिटेल में। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स है, पूरा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मेटल्स जो हैं उसमें एक अलग ही शाइन होती है, मेटालिक शाइन, लस्टर बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। नॉन मेटल्स में नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर डायमंड एंड ब्रोमाइन। ऐसे है 2 एग्जांपल्स, डायमंड और एक और कौन सा है बताओगे वो भी, ठीक है, आयोडीन, डायमंड एंड आयोडीन, नॉट ब्रोमाइन। इसके बाद मेटल्स में उनको जब हिट करोगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से तो एक टन वाली आवाज आती है, रिंगिंग साउंड। नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में पतले वायर में मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं और शीट्स में तो डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं होती। आई थिंक 8 में आपने ये पढ़ा था, है ना, बताना मुझे। सो एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ फिलहाल, अगर एकदम मोटे मोटे तौर पे बताना चाहूं तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भैया। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आओ समझ में आओ। तो यहां पर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना चाहे, यहां पर मैं लिखना चाहूं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूं गोल्ड। गोल्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है ऑरम, तो उसका AU इज अ सिंबल आता है भाई। सिल्वर का है अर्जेंटम, AG, OG, लो जी सुनो जी। आयरन का है फेरम, पोटेशियम का है कैलियम। तो इन सब के साइंटिफिक नेम के हिसाब से दिए। अच्छा ठीक है सर, थोड़ा सिंपल और बता। कॉपर का है Cu। सो दीज आर मेटल्स। नॉन मेटल्स के एग्जांपल दे दो सर। नॉन मेटल्स के एग्जांपल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। अच्छा एक नॉन मेटल, इकलौता नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, बाकी नॉन मेटल सॉलिड होते हैं। इकलौता नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो आपको बताना, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इकलौता मेटल जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ये दोनों ही आप जो है मुझे कमेंट करके बता रहे होगे। जहां जहां पे आंसर आ रहा है सीधे रुको, सीधे नीचे जाओ, कमेंट करके आंसर बताओ। आई वांट दी कमेंट्स। जो कमेंट करेगा उसको मैं एक बढ़िया वाला, बहुत ही बड़ा वाला चॉकलेट देगा मैं, तो जरूर से कमेंट करो। मेटलॉइड्स के एग्जांपल दे दो सर, मेटलॉइड्स, ठीक है। सो दे हैव प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा सा और गहराई में आगे पढ़ रहे होगे। मेटलॉइड का वैसे एग्जांपल देना चाहूं तो AS आर्सेनिक, और क्या लिखे सर, एंटीमनी SB, और क्या है, और एग्जांपल आप बताओगे, ठीक है। सो कौन से ऐसे मेटलॉइड्स हैं आप यहाँ पर और बता रहे होगे। आर्सेनिक, एंटीमनी, आई थिंक बोरॉन, और क्या है, कमेंट करके बताओ। हैव टू चेक एवरीथिंग, ठीक है। सो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड हो गया। हद है भाई सर, यहाँ पर अपने फर्स्ट पार्ट पढ़ भी लिया। केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड इंटरेक्शन। फिर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हमने देख लिए, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या देखा आपने, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो एलिमेंट है। उसके बाद जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड, ठीक है। एंड दैट टू इन फिक्स्ड रेशियो होता है ये। एंड व्हेन एलिमेंट्स और कंपाउंड्स यानी कोई भी सब्सटेंस जब सिर्फ मियरली मिक्स विद ईच अदर एनी रेशियो, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। ये हो गई कहानी इसकी। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। यार सीधे चलो दूसरे पार्ट की तरफ। ओहो हो, ये रिएक्शन है, ठीक है। नवी वालों, ये 9वीं वाले बच्चे ऐसा जब एक ही टॉपिक खत्म हो तो ऐसा वाला चीज नहीं करने का, आगे भी चीजें कुछ आ सकती है जहां पे थोड़ा सा हैवी लग सकता है। सो डोंट कीप दैट रिएक्शन, जब तक एंड नहीं होता तब तक एंड नहीं होता। तो बहुत ध्यान से देखा करो चीजों को। आगे अपना अगली कहानी पेश करते हैं आपके सामने। और क्या है ये,
एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। भाई साहब थोड़ा गहराई में देखना पड़ेगा, अभी ऐसा काम नहीं चलेगा। मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं तीसरा पार्ट, मतलब जो ये एंड जो ये वाला है ना, थर्ड वाला पार्ट या सिक्स्थ वाला पार्ट या थर्ड वाला, इसको ना मैं लिख देता हूँ। शुरू के 20 एलिमेंट्स ये ना सिर्फ मैं अभी लिख देता हूँ और इसके बारे में हम जिक्र बाद में कर रहे होंगे। सो फिलहाल इनिशियल 20 एलिमेंट्स सर कौन से होते हैं? वी हैव हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या है? ऐसे बोलना पड़ता है हाइड्रोजन, दो टेबल नहीं होता, कई बार बच्चे बोलते हैं 2 7 नहीं आ रहा तो वापस से 2 1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो यहां पर मैं चाहता तो आपको क्या करता, डायरेक्टली मैं टेबल दे देता जिससे कि आप तुरंत इनके दर्शन कर पाते। आई वॉन्ट यू टू राइट इन ट्रेडिशनल वे, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ ताकि वो दिमाग में फीड होता जाए। दिस इज अ वे, ठीक है, एक अच्छा तरीका होता है, तो वो एक करेंगे। और जब रैपिड पढ़ना होगा 10 मिनट में, तो यार 10 मिनट में तो अपने एक्सपर्टीज चलती है कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हाइड्रोजन से लेके ये 10 तक याद कर लेना भैया, ठीक है। इनके सिंबल्स भी याद कर लो। हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल है H, हीलियम का है He, और कभी भी याद रखना सिंबल जो होता है वो अगर एक लेटर का है तो कैपिटल होगा, 2 लेटर, मतलब फर्स्ट लेटर शुड ऑलवेज बी कैपिटल। कुछ के तो डायरेक्टली नाम से होता है, कुछ के साइंटिफिक नेम से होता है, जैसे मैंने गोल्ड सिल्वर का बताया था, ठीक है। लिथियम का है Li, ठीक है। बेरिलियम का है Be, बोरॉन का है B, कार्बन का है C, नाइट्रोजन का है N, ऑक्सीजन का है O, फ्लोरीन का है Fl है कि F है, और नियॉन का है Ne, फ्लोरीन का है F, ठीक है। अब यहां पर आगे देखें, ये हो गया 10, अगले और 20 करने अपने को इनिशियल 20 एलिमेंट्स। सो नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। कौन सा रस? फॉस्फोरस। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और क्या है? क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। बहुत ध्यान से देखना, मतलब कई बार व्हाट यू डू इज, ये तो मेरे को आता है, ये तो मेरे को आता है, बाद में अटकता ही तू। सो सोडियम का है नाट्रियम, साइंटिफिक नेम है नाट्रियम, तो उससे लिया गया, Na इज अ सिंबल। मैग्नीशियम का है Mg, एल्यूमिनियम का है ये L, सिलिकॉन का है ये Si, फास्फोरस का है P, सल्फर का है S, क्लोरीन का है Cl, आर्गन का है Ar, ये यार, अरे यार, पोटेशियम का है K, कालियम, कैल्शियम का है Ca, ठीक है। तो यहां पर ये शुरू के 20 एलिमेंट्स हो गए। ये लाइन से याद इसलिए करना है क्योंकि एटॉमिक नंबर के बेस पे, नहीं तो हम कैसे भी याद करते हैं। ये लाइन से एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 तक है, मतलब इफ आई सिंपली वांट टू राइट इन दिस वे, इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका है 2, इसका है 3, इसका है 4, इसका है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो नंबरिंग कितना काम की चीज़ है। और ये तुमको लग रहा है ना कि इसे लाइन से याद करने से क्या ही फायदा है, अभी थोड़ी देर में देखना तुमको फायदा पता लग जाएगा।
यू कैन नॉट गिव द वैलेंसी अनलेस यू नो दिस। तो ये लाइन से याद करना बड़ा जरूरी है। हमने ऐसे करा था, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी कोला, दीज आर कॉल्ड नेमोनिक्स। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप अपना अपना नेमोनिक्स लगा सकते हो। बहुत लोग बहुत नेमोनिक्स होते हैं अपने अपने तरीके से, तो वो कर सकते हैं, बट किसी भी तरीके से ये याद करना है ना। हमको रटना नहीं होता है, लेकिन कई कई जगह पे रटना होता है। दिस इज द एजुकेशन सिस्टम, व्हाट टू डू। पर कुछ तो याद रखना पड़ेगा ना यार, मतलब ऐसे तो है नहीं कि आप बिल्कुल कुछ भी याद नहीं रखोगे, कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेगी, बुनियादी चीज़ें। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। वाह सर वाह, मजा आ गया। सो दिस इज डन। इसके बाद बात करते हैं हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। सो लेट अस टॉक अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटम्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल्स? सो लेट मी राइट इट here. Atoms and molecules. आप सिर्फ ये समझ, ये दिमाग में रखो कि जैसे कि मान लो एक मतलब कोई कंट्री है, सपोज इंडिया। तो इंडिया जो है वो कैसे बना हुआ है? ठीक है, जमीन ममीन तो है, पर कैसे बना हुआ है? लोगों से बना है। इंडिया इज बिकॉज ऑफ इट्स पीपल। तो इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें से मैं भी एक हूं। पूरा इंडिया का मैं एक हिस्सा हूं। आई एम अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तुमको पता है। सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मैं पीपल के हिसाब से इंडिया की स्मॉलेस्ट पार्ट अगर मैं बात करूं, आई एम दैट। सर मेरे से छोटा कोई होगा, ठीक है, सिंगल यूनिट की बात करें तो मैं हूं। ऐसी मान लो यूएस का बंदा कोई, मान लो डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप या बराक ओबामा जस्ट 1%, और ऐसे बहुत सारे लोग मिला के पूरा वो कंट्री बनता है। सही है। ऐसे ही इफ आई से कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज एटम? किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपने पास क्या है, दुनिया में अपने पास एक ही चीज है, कुछ भी नहीं है। दैट इज, मान लो फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस गोल्ड। गोल्ड एक एलिमेंट है, इसमें जितना भी लड्डू है, जितना भी ऐसा लड्डू है, छोटा 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 छोटा, मोटा 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 मोटा, ये सब स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल पार्टिकल्स है, विच इज नथिंग बट गोल्ड का एटम्स। बराबर। सो दिस होल बल्क, ये जो दिख रहा है, ये छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ है ना। सो स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट ऑफ एलिमेंट्स या स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ एलिमेंट, ये बोलना बहुत जरूरी है, इस पे स्ट्रेस डालो। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे एक कंट्री का एक स्मॉलेस्ट इंसान है ना, ऐसे बहुत सारे इंसान मिला के पूरा कंट्री बना। ऐसे ही एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे एटम्स जब कंबाइन हुए तो उसको एलिमेंट नाम दिया गया, राइट। ऐसे ही यहां पर व्हेन वी से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है सर? मॉलिक्यूल इज नथिंग बट, सेम चीज लिखोगे यहां पे क्या लिख दोगे? कंपाउंड। बोलने का मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव टेकन दिस ग्लास एंड दिस ग्लास में बोलते पानी है, क्या बोलते हैं? पानी है, ठीक है, कुछ और नहीं है। और यहां पर गोल गोल दिखते हैं, क्या दिखते हैं? गोल गोल गोल। और सिर्फ ऐसे गोला गोला नहीं दिखते, मैं ये एक और चीज देख सकते हैं, इसमें टुकुक टुकुक भी दिखते हैं। अपने आंख से नहीं दिखते हैं, तुम्हारे आंख से नहीं दिखेगा, मेरे को दिखते हैं। पानी के अंदर इससे गोला गोला दिखते, आई थिंक तुमको नहीं दिखते। सो व्हाट इज दिस? ये जो एक एक यूनिट्स है, ये असल में कुछ और नहीं है। ये जो इसमें है क्या, इसमें ये है, दिस इज ऑक्सीजन। और दूसरा क्या है? दूसरा है सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन H2O बोलते हैं ना भाई, वाटर। तो ना व्हाट इज दिस? ये जो एक यूनिट को मैं क्या कहूंगा? दिस इज वाटर का मॉलिक्यूल, दिस इज नथिंग बट मॉलिक्यूल। आ रही बात समझ में?
तो बहुत सारे मॉलिक्यूल मिला के, है ना, ऐसे एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये पूरा मिला के एक बल्क पूरा वाटर दिखता है. सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज मॉलिक्यूल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम. सर आप बोल रहे हो स्मॉलेस्ट, तो क्या इससे स्मॉल नहीं होगा? होगा, पर फिर वो वाटर नहीं कहलाएगा, फिर वो गोल्ड नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आगे जो तुमको बताऊंगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ये बताऊंगा कि एटम भी, उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है. एटम भी किसी चीज से बना, ये बात मेरे धीरे धीरे रिसर्च से पता लगा. जैसे एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब रहते हैं, पर मैं जब बोल रहा हूं कि भाई ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है, तो एक जो पार्टिकल निकाला दैट इज अ गोल्ड का पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट निकला है दैट इज अ गोल्ड का एटम. अब उसको फर्दर ब्रेक कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन अलग हो जाएगा. हर एलिमेंट का वो सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. ठीक है, मतलब हर एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है. वो हम आगे देख रहे होंगे सब पार्टिकल्स में. बट फिलहाल याद रखो कि द स्मॉलेस्ट आइडेंटिकल यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. ये बहुत जरूरी है, हैज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट, है ना भाई. एक गोला निकाला तो वो गोल्ड ही है. ठीक है, यहां पर भी ये एक निकाला तो ये वाटर मॉलिक्यूल ही है. हाँ, नाउ व्हेन यू ब्रेक दिस, गड़बड़ हो जाएगा. तो एक मॉलिक्यूल, सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होके बने हैं? यस. तो यू कैन से कि हाँ, एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाना, केमिकली मिला के. सो व्हेन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स, दिस वी नो. व्हेन एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स. सही बात है. और एक बात, तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि व्हेन एटम्स केमिकली कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बोल रहा हूं, बात एक ही है. ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लूं कि भाई यहां पर ये फोकस तो बराबर है ना. आई थिंक यस. ठीक है, सही है. तो यहां पर इतनी तक तो बात समझ में आ गई सर, मजा आ रहा, मतलब क्या ही बताऊं सर. अब ये अगर तुमने समझ लिया ना, ये वाला सब एटॉमिक पार्टिकल, भाई कहानी यही तो खत्म हो जाएगी, बढ़िया वाली. ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम भी किसी चीज से बना है, भी बता रहा था मैं. सो पार्टिकल्स कंप्राइज, पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड एटम. particles present inside the atom, इसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल. और भैया तीन होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल में. कितना होता है? तीन को होता है. एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3. इतना ही तो सिंपल था. क्या बात है सर, ऐसे होता था एग्जाम में, क्या ही मजा आ जाता. पहला है फॉर एग्जाम्पल क्या बोलूं मैं, यहां बोलो. पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इसलिए न्यूट्रॉन बोलते हैं उसको. बात आ गई समझ में. अच्छा, चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू बताई जाए तो क्या है? चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू अगर बताई जाए तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम. कूलम इज एसआई यूनिट टू मेजर चार्ज. ठीक है, प्रोटॉन का उतना ही होता है प्लस में, 1.6 10⁻⁻19 कूलम, बट पॉजिटिव टाइप का चार्ज होता है. एंड न्यूट्रॉन तो जीरो ही है, तो भाई हद ही है, कुछ नहीं है, टेंशन. सो दिस इज अबाउट द चार्ज. ऐसी अगर मैं मास की बात करूं, ये हो गया चार्ज. ठीक है, अब बात करते हैं मास की. तो इसमें ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है. ठीक है, 1.67 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का भी उतना ही होता है. बहुत मामूली डिफरेंस होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन का चार्ज ना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है इनके सामने, बहुत कम. ठीक है, अब देखो नेगेटिव पावर है, तो मैं जितना बड़ा नंबर लिखूं, अगर -27 है 10 के पावर में, अगर मैं और उसको -31 लिखता हूं तो वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया ना. सो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 kg. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है,
अब एटम का, अब एक बात ध्यान देना, किसी भी एटम में, अब जैसे मैंने यहां पे कुछ बातें लिखी है जिससे तुम काफी कुछ रिलेट कर पाओगे, बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज कैथोड रे, दिस इज ऑल्सो नोन एज कैथोड रे, ठीक है। प्रोटॉन इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज कैनल रे, क्या बोलते हैं इसको, कैनल रे, और इस बेचारे को कुछ नहीं बोलते, इसको बोलते क्या रे, ठीक है, कैथोड रे। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया सर, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया जेम्स चैडविक। कैसा नाम रखते रे इन लोग का, अपने वाले में कितना सही नाम रहता है, पप्पू, झपलू, इनमें देखो जेम्स चैडविक, नाम में कितना ऐश अय्याशी दिख रही है। यहां पर देखो प्रोटॉन, प्रोटॉन को डिस्कवर किया किसने, गोल्डस्टीन ने। सर नहीं नहीं गोल्डस्टीन नहीं, रुदरफोर्ड। सर नहीं नहीं गोल्डस्टीन। तुम बताओगे, गूगल करना आसान है, चेक करना आसान है, ठीक है। कई पहले की किताब में ना गोल्डस्टीन लिखा होता था, अब ये रुदरफोर्ड हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था सर थॉमसन बाबू ने, जे थॉमसन, ठीक है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं भर देता हूं यार, मेरे को आदत है, व्हेन आई लोड। तुम अपने हिसाब से ना किताब, नोटबुक पेन लेके बैठा करो, अच्छे से डिटेल में लिख लिया करो यार, ठीक है। सो न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, प्रोटॉन ऑल्सो नोन एज कैनल रे, डिस्कवर्ड बाय रुदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन गिवन बाय जे थॉमसन। अच्छा, तुम कमेंट में बताओगे न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, 10th वाले बच्चे आई थिंक आंसर कर पाएंगे, है ना, ओके। और इसके बारे में मैं ये बताऊं, अच्छा दो बातें होती हैं, दो गिव रीजंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड अंडरस्टैंड दिस। ये कहते हैं कि द होल मास ऑफ द एटम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। अब वो क्यों कहते हैं उसका थोड़ा सा मैं आपको ना एक आइडिया देता हूं, यहां पर देखना। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें बीच में ना एक थोक होता है, वैसे एटम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। जितने भी देखो, मैंने क्या बोला, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से न्यूट्रॉन 0 चार्ज वाला होता है, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज के हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है। जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, याद रखना, जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, दे ऑल आर लोकेटेड इन द सेंटर। सारे न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इन द सेंटर, ठीक है। और जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर, दे ऑल आर लोकेटेड इन द सेंटर। सब न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन, दे ऑल आर लोकेटेड इन द सेंटर। व्हाट इज दिस सेंटर कॉल्ड, दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको ना मैं शीट में नहीं आएगी तो तुमको ड्रॉ कर लेना है, न्यूक्लियस 9th वाले स्पेशली। और क्या बचा, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, क्या बचा, इलेक्ट्रॉन बचा। तो सर इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने बोला ना मिट जाएगा, मिट जाना नहीं तू कभी हार के। सो दिस सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में क्या होता है सर, न्यूक्लियस में सारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन्स उस एटम के अंदर है, दे आर ऑल लोकेटेड इन न्यूक्लियस एंड ऑल्सो ऑल दी प्रोटॉन्स आर लोकेटेड एट द सेंटर। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो सर सारे न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन, जितने भी एटम के अंदर हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सब अगर सेंटर में ही है, सब न्यूक्लियस में ही है, तो क्या इलेक्ट्रॉन कहां पे है सर, उसको क्यों अलग छोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस। जैसे सोलार सिस्टम में क्या होता है, बीच में सन होता है और साइड में प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, तो वैसे ही लगभग उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, they have a tendency to revolve around the nucleus. They revolve around the nucleus. एक ही ऑर्बिट नहीं, ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्बिट्स में they revolve around the nucleus. ये बात समझ आ गई कि सेंटर में होता है ये, दिस इज एटम। ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, स्फेरिकल। एटम कैसा होता है सर, शेप कैसा एटम का, स्फेरिकल, स्फीयर, गोलाकार, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस एट द सेंटर, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज,
एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज। दो स्टेटमेंट कौन से होते हैं? पहला, the whole mass of the atom is almost located in the center। अब भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है भैया, 9.1, ये तो बड़ा दिख रहा है, पर 10⁻31 kg। और इसको देखना, इनके मासेस 1.67 10⁻27 kg। तो आप देख सकते हो कि इनके मास के हिसाब से 10 का पावर देखो, ये कम से कम कितना 1000 गुना, 5-6 हजार गुना कम है। सो ऑलमोस्ट सारा मास एटम का कहाँ होता है? उसके सेंटर में। और एक और बात है, पता है, जो एटम की जो ओवरऑल डायमेंशन होती है, ऐसे तो बहुत ही छोटा है, पर उस एटम की साइज के सामने न्यूक्लियस का साइज एकदम कम होता है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि अगर इतना बड़ा एटम है तो दूसरा न्यूक्लियस है, मतलब बहुत कम डेंसिटी, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम वॉल्यूम के अंदर, बहुत कम स्पेस के अंदर सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एकदम खट्टे बने से एकदम हाई डेंसिटी में लगे रहते हैं। दे आर वेरी कॉम्पैक्ट न्यूक्लियस के अंदर। और ये एकदम इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री छुट्टे में एकदम थोड़ा बढ़िया स्पेस, जगह, ये हवा आंधी ऐसा टाइप्स का है। सो यू कैन सी कि न्यूक्लियस के अंदर जो छोटा सा वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन्स रहते हैं, सारे मास उसी के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है। इसीलिए सिंस इलेक्ट्रॉन्स का मास इज नेग्लिजिबल, ऑल द मास इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन एंड दे बोथ रिसाइड एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसलिए हम ये कहते हैं कि एटम्स, द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर बिकॉज ऑल द कंसिडरेबल मास वाले पार्टिकल्स आर देयर। अच्छा, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स को न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। सो न्यूक्लियॉन्स, ऑन्स मतलब पार्टिकल्स, सो न्यूक्लियॉन्स आर द पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो व्हाट आर दे? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। समझ में आ गया? तो यानी सारा मास एटम का सेंटर में क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास, एंड सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सब न्यूक्लियस के अंदर ही है, सेंटर में, इसलिए इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द एटम। दूसरी बात ये आती है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सब गिव रीजंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बात याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो लिखा था कि सोडियम का कौन से नंबर पे था? 20 एलिमेंट्स हमने याद किए थे, इनिशियल 20 एलिमेंट्स। सोडियम आता है 11वें नंबर पे। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन भी आएगा आगे, बता दूंगा, टेंशन ना लेना। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका मतलब सीधे सीधे हो गया कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं किसी भी एटम में, उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये याद रखना है, इसको पत्थर की लकीर बना ला। इन केस ऑफ एनी एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों का चार्ज भी बराबर है। मतलब इसका है प्लस, इसके एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19, और इसका भी होता है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, लेकिन टाइप इसका पॉजिटिव टाइप का है, ये नेगेटिव टाइप का है। तो एक प्रोटॉन के सामने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल सम अप हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। 11 प्रोटॉन के सामने 11 बैलेंस हो गए। सो सिंस द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज magnitude is equal and opposite, and in case of any element या any atom, the number of proton is always equal to number of electron. The positive, the total positive and total negative charge cancel out each other, and the overall charge of atom is always neutral. तो सर क्या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हैं, फिर वो एटम नहीं, फिर वो आयन बन जाएगा, उसकी कहानी अलग पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल कोई भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए टोटल चार्ज जो है सम अप होकर 0 हो जाता है। हेंस एनी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली 0 चार्ज होता है, क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। न्यूट्रॉन तो वैसे भी 0 है। ठीक है, तो आई होप ये चीज बेसिक समझ में आ गई। तो सर इसका मतलब है कि हाइड्रोजन जिसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि प्रोटॉन्स भी उसके पास 1 है और उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है? यस। ठीक है सर, क्या आपने जो हीलियम दूसरे नंबर पे रखा है इसका मतलब एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसके पास प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं? यस। नाउ यू आर गेटिंग दैट पॉइंट।
और इसको क्या कहते हैं, दिस इज एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर मतलब सिंपल है, यू कैन आगे मैं डेफिनेशन लेंगे पर वैसे भी याद रखो, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहां पर आते हैं मुद्दे पे आगे अपने। तो अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मतलब उसके पास एक प्रोटॉन है या एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है मतलब 2 प्रोटॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम इज 3, सो इट इज हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स। बेरिलियम इज 4 प्रोटॉन है सेंटर में और 4 इलेक्ट्रॉन है। सर क्या इससे इतने न्यूट्रॉन भी होते हैं जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन है, क्या उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं? नहीं, इट कैन बी सेम, कैन नॉट बी सेम, वो इससे जज नहीं कर सकते। तो फिलहाल एटॉमिक नंबर से सिर्फ हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर पता लगता है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, मतलब सर आर्गन में 18 अगर एटॉमिक नंबर है तो 18 प्रोटॉन्स होंगे, यस। 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस। ठीक है, नाउ यू गॉट दैट पॉइंट क्लियरली। स्क्रीनशॉट लो, लिखो, जो भी करना है करो, सीधे चलते हैं। अच्छा मैं ना अब ये बताता हूँ, सीधे आगे वाले कंसेप्ट में अगर आप देखो, ओ हो भाई साहब, अगर कोई ऐसा रिएक्शन के साथ फट रहे तो उसको बोलते मैं कि ऐसा हो सकता है कुछ 10वीं वाले बच्चे जो है, नॉट एवरीवन, सम 10वीं वाले बच्चे सोच रहे होंगे सर बाउंस होके जा रहा है। तो ये जो बाउंस होके जा रहा होगा, इसलिए बेसिक जो है बड़ा जरूरी था। ठीक है, या फिर ये सोच रहे होंगे कि सर ये था 9वीं में, ये था 9th में, ऐसा भी चीज़ हो सकता है। तो अब ये जो भी चीज़ें हुई है बेसिक के साथ आपको बता दे रहा हूँ, 10th में ये गलती रिपीट मत करना। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ द सेकेंड लास्ट सेट। क्या बात है सर, मजा आ गया। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, इसके ऊपर हम आते हैं, एटॉमिक नंबर मास नंबर वाले कंसेप्ट पे आते हैं। सो लेट्स डू इट नाउ। व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर? अच्छा, एटॉमिक नंबर को Z लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को हम A लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, बस रिप्रेजेंटेशन। बाकी तुम पढ़ोगे दुनियादारी, 9th वाले बच्चों, 10th को तो पता होगा, 9th वाले बच्चे पढ़ेंगे, जिनको नहीं पता ध्यान दो। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब भी पढ़ा था अपन ने। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरॉन का 5 है। क्या यार? सो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। एटॉमिक नंबर it is total number of, it is total number of protons। और इंग्लिश का और का मतलब समझ गए, और मतलब ये एंड नहीं है, एंड नहीं लिख सकते। और मतलब या तो तुम प्रोटॉन का नंबर काउंट कर लो, ठीक है, दैट इज एटॉमिक नंबर, या तो तुम इलेक्ट्रॉन का नंबर, दोनों सेम ही है ना। सो आइदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इन एटम ऑफ गिवन एलिमेंट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये कहा कि ऑक्सीजन के पास क्या देखा अपन ने कि भाई ऑक्सीजन है ना, तो यार इसमें ये होता है 6, कौन सा नंबर पे आता है ये? 8 नंबर पे आता है। तो ऑक्सीजन में क्या देखेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 प्रोटॉन्स होते हैं, है ना। ये तो नंबर सब हमेशा सेम रहेगा। हाँ सर सेम रहेगा, और इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर हम क्या लिखेंगे? Z की वैल्यू क्या लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए? 8। Z मतलब सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर की। नाउ मास नंबर और एटॉमिक मास को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सेम मानते हैं, दे आर डिफरेंट, इसलिए मैंने यहां पर वर्सेस लिख दिए। मास नंबर जो है वो क्या है कि देखो मैंने ये कहा कि जो एटम का मास है वो मतलब
उसमें आप समझ लो कि इलेक्ट्रॉन का मास तो हटा ही दो, जो भी मास है वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का ही कंसिडरेबल मास होता है। तो बस मास नंबर का मतलब है सिर्फ ऐसे टोटल काउंट कर लो, ऐसे पार्टिकल्स को काउंट कर लो किसी भी एटम के अंदर के, ऐसे वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का टोटल काउंट बता दो जिनका मास कंसिडरेबल है। तो वो कौन से काउंट करने पड़ेंगे हमको? प्रोटॉन का पूरा टोटल प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ व्हाट न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सिर्फ नंबर, हाँ दिस इज अ नंबर, दिस इज नॉट, इसमें केजी पेजी नहीं आएगा। सिर्फ ये मास नंबर मतलब सिर्फ कंसिडरेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का टोटल मास बता दो, टोटल मास नहीं, टोटल नंबर बता दो। ठीक है, दिस वाज एटॉमिक नंबर। थोड़ा इसका एरो को चेंज करते नहीं तो फिर क्या है ना कि तुम बोलेगा सर ये कैसे बताया। दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज मास नंबर। मास नंबर का मतलब क्या होते? मास नंबर का मतलब होता है सिंपली, अगर बहुत सरल भाषा में बोला जाए तो ऐसे कितने पार्टिकल्स है एटम के अंदर जिनका कंसिडरेबल मास है। मैंने तुमको बताया था कंसिडरेबल मास में सिर्फ 3 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल, उसमें से सिर्फ 2 ही का कंसिडरेबल मास है, एक का नेग्लिजिबल मास है। तो मतलब टोटल जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो काउंट है उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के काउंट को हटा दो तो जो बचेगा ना, क्या बचेगा? टोटल प्रोटॉन का काउंट प्लस टोटल न्यूट्रॉन का काउंट। ये टोटल काउंट जो बता दोगे, वो नंबर जो बता दोगे, दैट इज द मास नंबर। इट इज नॉट इक्वल टू एटॉमिक मास। इसके लिए मैंने लिख दिया एटॉमिक मास वर्सेस मास नंबर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, 10वीं का बच्चा। ठीक है, सो मास नंबर जिसको हम ए लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, व्हाट इज दैट मास नंबर? इट इज जस्ट द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तुम टेक्निकली कैसे लिखते हो? न्यूक्लियस के जितने पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। टेक्निकली कैसे लिखते हो? दी सम ऑफ, क्योंकि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, है ना, व्हाट इज मास नंबर? ए, इट इज सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे वो काउंट कर लो, प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे वो काउंट कर लो, दैट विल गिव यू द, दोनों का ऐड कर लो, दैट विल गिव यू द मास नंबर। सो इट इज सम ऑफ, सम मतलब टोटल, प्लस करना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस, या एंड, इसमें और नहीं लिखा एंड क्योंकि प्लस करने अपन, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिर्फ टोटल प्रोटॉन्स का काउंट कर लो, टोटल न्यूट्रॉन्स का काउंट कर लो, प्लस कर दो, दैट विल गिव यू द मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल में, ठीक है, जो उसका स्टैंडर्ड आइसोटोप, स्टैंडर्ड जो उसका टाइप है, उसमें 11 प्रोटॉन्स होते हैं एंड 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो अगर मैं टोटल काउंट करूं कितना हो गया? 11 प्रोटॉन, 11 और 12 कितना होता है? 23। सो द मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। मास नंबर ऑफ सोडियम इज व्हाट? 23। वाह क्या बात है, बढ़िया। ठीक है, नाउ सिंस वी हैव डन दिस, बड़े ध्यान से देख लो। अब यहाँ पर ये बहुत काम आने वाला है, दोनों ही चीज़ें, तो अच्छे से इसको ध्यान से देख लो। अभी एटॉमिक मास और मास नंबर में क्या फ़र्क है वो समझो। ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब ये है कि एटॉमिक वेट, जैसे अपना वजन होता है ना, वैसे पार्टिकल्स का भी तो मास होगा। ठीक है, तो उसको ऑब्वियसली अपन मैंने तो लिख दिया था न्यूट्रॉन प्रोटॉन केजी में, अपने मास लिख दिया था। सो दैट इज द मास। वो टोटल काउंट करोगे तो केजी में आ जाएगा। वैसे यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे यूनिट्स होते हैं उसके। सो दिस इज मेजर्ड इन AMU, है ना, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर सिंपली यूनिफाइड मास यू लिख देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, सो एटॉमिक मास विल बी कंसेप्ट जो अलग से अपन ने 9th में कवर करने हैं, या जिसने 10th वाले हैं जिन्होंने किया है, दैट इज डन। ठीक है, एटॉमिक मास को यूज करके हम मॉलिक्यूलर मास में निकाल सकते हैं। जैसे कि भाई H2O, इस मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का मास बताओ। सिंपल है, एक हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिफाइड मास, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 2 यूनिफाइड मास। ऑक्सीजन का मास होता है 16 यूनिफाइड मास, तो 16, और एक ही ऑक्सीजन है तो टोटल 16, 2 + 16 कितना हो गया? 18 यूनिफाइड मास। तो ये H2O का तुम्हारा मॉलिक्यूलर मास हो गया। सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक जितने भी एटम्स है बस उनका मास टोटल कर लिया। सो दैट इज अ मास।
ये मास वाला कंसेप्ट है, ये अलग चीज है। हम जो बात कर रहे हैं ये मास नंबर है। मास नंबर इज सिंपली गिविंग द काउंट ऑफ कंसिडरेबल मास वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स का उस एटम के अंदर, यानी सिंपली गिविंग दी टोटल काउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस टोटल काउंट ऑफ प्रोटॉन्स समड अप टुगेदर। तो वो जो नंबर आता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। सो दैट इज सिंपली गिविंग यू, ये सिर्फ क्या बता रहा है कि कितने पार्टिकल्स हैं टोटल जिनका मास कंसिडरेबल मास है, या कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है टोटल बता दो, दैट इज अ मास नंबर। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्टली टू आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है, इसमें तुमको याद रखना है पान। ओ खाई के, इससे मेरे को लगता है ये थोड़ा सा तुमको एक चीज़ मेरे को जस्ट अभी देखा था मैं, यस, तो एक अर्ज किया है, थोड़ा सा अर्ज करते हैं, उसके बाद इसका हम फर्ज करते हैं। सो यहाँ पर ध्यान देना, गौर फरमाना, ये बात स्लिप हो जाती है, ऐसी बात है। ठीक है, तो थोड़ी शायरी है अपने अंदर जो बता रहे हैं हम भी मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, हम भी जाने मन, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे। अर्ज किया है, हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, एक कप सुबह और एक कप शाम को पिलाएंगे। समझ गया? थोड़ा सा ऊपर का लेवल था, बट ठीक है। हम भी जाने मन तेरे लिए ताजमहल बनाएंगे, एक कप सुबह और एक कप शाम को पिलाएंगे। वाह! सो दैट इज, कौन सा ताजमहल का बात हो रहा है, आई होप तुमको समझ में आ गया। वाह ताज, ठीक है, समझाना पड़ता है। कैसे जोक है यार, कैसे जोक मार। पान, PAN। सर ये पान का मतलब क्या है, जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं चलेगा मतलब। ठीक है, पान इज नथिंग बट, पान इज नथिंग बट आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। तो ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन में से एक एक अल्फाबेट उठा लिया मैंने, और बहुत बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आपको ये बात पल्ले पड़ गई तो फिर तुमको ये क्या है बताओ, ये याद करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। आइसो शब्द का मतलब होता है, आइसो शब्द का मतलब होता है सेम। तो इसका मतलब है आइसोटोप, एंड P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, A स्टैंड्स फॉर मास नंबर, A किसका सिंबल है, मास नंबर का ना, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, सो व्हाट आर आइसोटोप्स? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंपल है, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ, है ना, आइसो का मतलब सेम, P स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ऐसे ही आइसोबार्स, तो क्या लिख दूंगा, एलिमेंट्स हैविंग सेम व्हाट, मास नंबर। क्या बात है सर, इतना आसान था। एंड इसका मतलब आइसोटोन का मतलब होगा एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यस, एग्जांपल से देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आप देखोगे अगर ध्यान से, मैं इफ आई वांट टू मेंशन इट प्रॉपरली, तो एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो आइसोटोप्स का मतलब है, आइसोटोप्स का मतलब है एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर, सेम बात है ना, जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही एटॉमिक नंबर है। ठीक है, आइसोबार्स का मतलब है एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, वो तो लिखा ही है अपन ने, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, बराबर है।
एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर आइसोटोप है सर। एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर आइसोबार है सर, ठीक है। और एक और चीज़ ऐड कर लो जिससे ये, और न्यूट्रॉन को तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल इसका तो मैं इधर लिख देता हूँ, इसका एग्जांपल यहीं लिख लो कि जैसे सोडियम के पास भी 12 न्यूट्रॉन होते हैं एंड इवन मैग्नीशियम के पास भी 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो सोडियम एंड मैग्नीशियम आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। तो जब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा एलिमेंट्स का तो उनको आपस में एक दूसरे का आइसोटोन कहा जाएगा। अब बात करते हैं आइसोटोप और आइसोबार की, इसके एग्जांपल की। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, आगे ऐड कर दो, बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन मास नंबर अलग, ठीक है। एक एक स्टेप से आगे बढ़ो। और यहां पे क्या बोला मैंने, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, यहां क्या बोलूं, बट डिफरेंट, यस, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ठीक है। ये सभी का एटॉमिक नंबर सबका सेम रहता है। एटॉमिक नंबर हर हाइड्रोजन का 1 है क्योंकि सबके पास उतने ही प्रोटॉन्स होंगे ना। सो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट द मास नंबर ऑफ दिस हाइड्रोजन इज 1, मास नंबर ऑफ द सेकेंड वन इज 2, मास नंबर ऑफ थर्ड वन इज 3। ये इसलिए होता है क्योंकि, अब ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आपको ज़्यादा डिटेल चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे पर थोड़ा सा आप बात समझ लो कि एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन है, दूसरा हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन है, तीसरा हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें एक प्रोटॉन है। सर सब में तो एक ही प्रोटॉन है इसलिए एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर। मास नंबर कैसे होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड करके। इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। 3 टाइप के हाइड्रोजन। सब में इलेक्ट्रॉन तो भाई उतना ही रहेगा ना जितना प्रोटॉन है, सो सब में इलेक्ट्रॉन तो सिंगल ही रहता है। सो सेम एटॉमिक नंबर तीनों टाइप के हाइड्रोजन में, प्रोशियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं। सो हाइड्रोजन के 3 टाइप होते हैं या 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक जिसका मास 1 है ना, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितना हो गया, 1 + 0 इज 1, सो दिस इज द मास नंबर। इसका मास नंबर कितना हो गया, देखो 1 + 1 इज 2, इसका 1 + 2 इज 3। सो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर्स, है ना। सबका एटॉमिक नंबर है 1, सबका मास नंबर क्या है, इस वाले का प्रोशियम का है, द फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन का है 1, दूसरे वाले का है 2, तीसरे वाले का है 3, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन का एक का है, दो आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के। सो इफ आई राइट दैट, हैविंग सेड दैट, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। एक जिसका एटॉमिक मास नंबर जो होता है वो कितना होता है, इसको ऐसे लिखता हूं मैं। सो 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, दोनों का Z का वैल्यू सेम है। मतलब इफ आई से, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, A ऊपर लिखते हैं Z, किसी भी एलिमेंट का सिंबल ऐसे दिखाते हैं नॉर्मली, मतलब सिंबल तो सिंबल ही होता है पर ठीक है, अपन उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर लिखते हैं, A यहाँ लिख सकते हैं Z, तो मास नंबर ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं। सो इस क्लोरीन का मास नंबर है 35 और इस क्लोरीन का मास नंबर है 37, ठीक है। एटॉमिक नंबर दोनों का क्या है, क्लोरीन 17वें नंबर पे आता है जो अपन ने इनिशियल 20 एलिमेंट्स याद किए। तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर इसलिए वो क्लोरीन है, ठीक है। बट मास नंबर्स आर डिफरेंट क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग, सारा खेल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो गए, दो वेराइटी ऑफ क्लोरीन हो गए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ या 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इसलिए एटॉमिक मास जब निकाला जाएगा उसमें ये दोनों का एवरेज लिया जाता है और उसका भी एक स्पेशल तरीका होता है जो 10th वालों ने पढ़ा है, 9th वाले देखेंगे आगे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली सबके 2 या 2 से ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब इसके बाद बात करते हैं आइसोबार्स की। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, 18, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20।
इसका सिंपल सा मतलब है कि एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स और वही एटॉमिक। सो 18 प्रोटॉन्स है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। यहाँ पर अगर इसका एटॉमिक नंबर 20 है मतलब इसके पास 20 प्रोटॉन्स है और 20 इलेक्ट्रॉन्स है। थोड़ा सा स्लो चलता हूँ, ठीक है। सो नाउ दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। देखो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है। बट अब एक कमाल की बात सुनना कि जो न्यूट्रॉन्स हैं इनके पास ना, ठीक है, 18 से कोई लेना देना नहीं है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इस एलिमेंट का, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इट इज 22 न्यूट्रॉन्स। और कैल्शियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20। सर कैसे पता लग रहा है आपको, कैसे याद है? याद किया है सबका, दुनिया में सबका याद नहीं किया जितना अपने काम आने वाला, ठीक है। तो 22 तुमको भी एटॉमिक मैं एक फॉर्मूला बता दूंगा उसके लिए, ठीक है। सो व्हेन यू रिमेंबर द मास नंबर एंड व्हेन यू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन्स काउंट निकालना कोई पड़े। सो यहाँ पर 22, यहाँ पर 20। अब जस्ट काउंट करो तो दोनों का मास नंबर क्या होगा? मास नंबर इज नथिंग बट, क्या बताया मैंने, प्रोटॉन को काउंट करो और न्यूट्रॉन को काउंट करो। प्रोटॉन कितना है 18, न्यूट्रॉन कितना है 22। 18 और 22 हो गए 40, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 40। यहाँ पर भी प्रोटॉन है 20, न्यूट्रॉन है 20, कितना हो गया टोटल 40। सो नाउ आर्गन एंड कैल्शियम दे हैव 40 सेम मास नंबर, तो दोनों का मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो दे आर कॉल्ड द आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जैसे लेट अस से फॉर एग्जांपल हमको ये पता है कि एक एलिमेंट है, वही कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम का है या फिर आर्गन, आर्गन का है मास नंबर 40 और एटॉमिक नंबर 18। तो भाई न्यूट्रॉन, अगर तुमको ये बोला कि हाँ ये दो चीजें आपको दी है और ये बताओ कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है इसके पास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है इसके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है, और ये एलिमेंट है, भाई साहब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, हद है यार। मतलब ये ना समझ में आया तो क्या समझ में आया? एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 18 प्रोटॉन्स हुए, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स भी हुए, सही है। और अब अगर ये पता लग गया एंड यू ऑल्सो हैव द मास नंबर। मास नंबर मतलब क्या होता है सर? मास नंबर का मतलब होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर के नाम से भी जानते हैं। सो एटॉमिक नंबर मास नंबर इज एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे भी लिख सकते हो, बड़ा मैथ्स करते हो तो दिखाओ, ऐसे लिखते हो। सो नाउ व्हेन आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको इधर कर लो। सो जब a माइनस जेड करूंगा दैट विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला मिल गया, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहां पर मास नंबर कितना है 40 है ना, तो 40 माइनस एटॉमिक नंबर कितना है, कितना बचा, तो न्यूट्रॉन कितने हुए, गॉट इट, ठीक है। सो यहां पर कहानी जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। आगे चलते हैं एंड लेट्स जंप टू द नेक्स्ट वाला चीज। सर ये वाह क्या बात है। आई होप कि जो 10वीं वाले बच्चे हैं और जो 9वीं वाले बच्चे हैं दोनों सेम सिंक में चल रहे हैं। बेसिक केमिस्ट्री अगर आ गई, केमिस्ट्री से कभी शिकायत नहीं होगी, ठीक है। और देखो कैरी भाई भी मान गए इसको, कमाल है जी, कमाल जी, क्या बात है कैरी, गुड रिएक्शन कैरी। अब यहाँ पर आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अब तक की जो चीजें पड़ी है वो सब की सब, मतलब नॉट सब की सब पर मेजरली सब यूज हो जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये तीन जो है बड़े ध्यान से करना होगा अपने को, ठीक है। नाउ व्हेन आई राइट दिस, देयर इज अ फॉर्मूला, जस्ट तुमको एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, ये याद रखना, फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्बिट। मतलब कि मैंने तुमको ये बताया था कि सेंटर में, किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस और उसके साइड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, बराबर है ना। ठीक है, तो व्हेन यू 9th वाले बच्चों जब आप पढ़ रहे होगे आगे जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ये आपको बताया जाएगा, ये वहीं पे आ रहा होगा। तो उसके ना इसमें ऑर्बिट्स को, पहले ऑर्बिट को के बोलते हैं, के हो गया, फिर एल हो गया, फिर एम हो गया। ठीक है, के से शुरू होता है, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, मतलब के ऑर्बिट मतलब फर्स्ट ऑर्बिट। तो ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं। कौन सी ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज 2n²। ये सब नोट कर लो क्योंकि ये मेरे नोट्स में नहीं है, यहाँ पे रहेगा तो आप नोट करोगे। 2n², बहुत अच्छे से याद रखो, वेर n जो है वो क्या है, ऑर्बिट नंबर। n इज नथिंग बट ऑर्बिट नंबर। तो जैसे अगर मैं k ऑर्बिट की बात करता हूँ या फर्स्ट ऑर्बिट की, या इसकी बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट की, तो फर्स्ट ऑर्बिट में n मतलब 1 हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट में n मतलब 2 हो गया, है ना। जो भी ऑर्बिट, जिस भी ऑर्बिट में हो n की वैल्यू वो हो गई। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट में हो n की वैल्यू हो गई 3, सो ऑन। अब यहां पर जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि आप इसको पुट करो एंड गेट द नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ दैट ऑर्बिट। सो यहां पर 2 × 1²। अरे भाई 1² तो 1 ही होता है, तो 2 × 1 कितना हो गया, 2। तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन, पहले ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम होल्ड नहीं कर सकता। सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, ये एक्चुअली नोट्स में होना चाहिए था, यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट एंड याद रखना। सो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2 × n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 2 = 8, समझे। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, तो यहां पर ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की, तो ये हो गया 2 × 3², 3² इज 9, 9 2 कितना हो गया, 18। सो थर्ड ऑर्बिट जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। ऐसे ही जब आप फोर्थ के लिए निकालोगे तो इट कैन मैक्सिमम होल्ड 32 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर है, ऐसे ही आगे आता जाएगा। ठीक है, पर सब वो सब याद नहीं करना ऑफ कोर्स। आप ये याद रखो कि द फॉर्मूला इज दिस सिंपल। और फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड की है, सेकेंड ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोडियम, सोडियम के पास कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में, पहली ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है, सिर्फ 2। कोई भी एलिमेंट हो, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2। सेकेंड ऑर्बिट में की कैपेसिटी है 8 की है, तो और 11 में से 2 निकल गया तो बचा कितना, 9 तो नहीं आ सकता यहाँ पे। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, देखो 2 और 8 10 हो गया, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी बचा 1। सो 2 8 1। सो दिस इज हाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो अगर मैं सोडियम का एलिमेंट ड्रॉ कर रहा होता तो उसके के वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दिखाता, ये उसके एल वाली ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दिखाता, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है। और उसकी लास्ट वाली ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाता। सो दिस इज, भाई सिंपल है, ऐसे एटम ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो अगर तुमको आया ड्रॉ द एटम ऑफ सोडियम, बस ये बना देना। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, distribution of electron in different orbits, that representation is called electronic configuration, ऐसे लिखते हैं। So what is the electronic configuration of sodium? This. What is the structure of atom of sodium? This. आगे बात समझ में, 2n² और ये चीज़ है, याद रखना। अब आगे चलते हैं, अब सीधे हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। Now let's move here.
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब अभी बताया मैंने तुमको. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स. सो आई जस्ट टेक दिस आउट. पहले वाले इलैबोरेट कर लेते हैं इसी को. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन. हाँ जी, हाँ. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जो है वो क्या होता है? इट इज सिंपली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन ऑफ any given element of any given element is distribution of electrons in its डिफरेंट ऑर्बिट्स को शेल्स भी कहा जाता है. ठीक है, ऑर्बिट्स या शेल्स. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी हमने लिखा था एग्जांपल, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11. इसलिए ओहो क्या हो रहा है जी, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281. ऐसे अगर मैं लिखूं क्लोरीन का, तो क्लोरीन का होता है 17 नंबर पे आता ना. इनिशियल पीस याद हुआ है कि नहीं हुआ है? 17 नंबर पे आता है. तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन 17 हो गए. टोटल 17 में हमको पता है कि सर पहले में 2 ही आ सकते हैं, दूसरे में 8 ही आ सकते हैं, 10 हो गया. बचा कितना? 7. थर्ड की कैपेसिटी 18 की है, 7 तो आ ही सकते हैं आराम से. 287. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्लोरीन. सिमिलरली अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की पास सर उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो भाई टेंशन ही नहीं है उसका, सिर्फ एक ही ऑर्बिट होगा, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. राइट. अगर मैं बात करूं हीलियम की, सर हीलियम में तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका मतलब उसमें एटॉमिक नंबर 2 है, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन है. 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई पहले ऑर्बिट में आ ही सकते हैं ना. सर लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो पहले में तो 2 आएंगे, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, है ना, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही की है. और बचा हुआ एक जो है वो आ जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में. कुल मैं बात कर इसी तरीके से करते जाओगे. हम बात करेंगे नियॉन की. तो नियॉन में क्या होगा? एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 10 है. सो 2,8 आ गया. ठीक है. और हमने फिर सोडियम की बात ही करी. अब यहाँ पर देखो ना, कुछ ऐसे खास एलिमेंट्स आपको मिलते जाएंगे, कुछ ऐसे स्पेशल एलिमेंट्स मिलते जाएंगे जिनकी इच्छा पूरी है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ हीलियम को, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ नियॉन को. इनकी इच्छा पूरी है. कैसे? इनके पास जितने ऑर्बिट्स हैं, जो भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, वो पूरा फुलफिल्ड है. जैसे इसके पास एक ही ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है फर्स्ट ऑर्बिट की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की. उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है. भाई जो चाहिए था वो मिला है उसको, एकदम सिल्वर स्पून. और यहां पे देखो नियॉन, इसके पास है फर्स्ट ऑर्बिट यानी के वाला ऑर्बिट है और एल वाला है, फर्स्ट और सेकेंड. फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, उसके पास है भी 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, है भी 8 इलेक्ट्रॉन. ऐसे एलिमेंट्स जिनकी इच्छा पूरी है, जिनको कोई टेंशन नहीं है, दे आर केमिकली स्टेबल. इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है, ऐसे एलिमेंट्स आर केमिकली स्टेबल. दे आर बहुत कॉमनली नोन एज नोबल या इनर्ट गैसेस बोलते हैं इनको. इनर्ट सब गैसेस होते हैं वो वाले कैटेगरी में. तो नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस. द रीजन इज दे आर नॉट रिएक्टिव ओनली. देखो मेहनत मजदूरी कौन करेगा, मेहनत कौन करेगा दुनिया में, आगे बढ़ने की चाह कौन रखेगा? जिसके पास कुछ कमी है, उसको कुछ चीज़ पानी है. अब इसका भाई ऑलरेडी इसके पास इसके पेट भरा हुआ, क्यों ही मेहनत करेगा ये? सो इसलिए ये मेहनत नहीं करेगा,
हेंस दे आर नोबल गैस, एकदम नोबल कैटेगरी में कहा जाता है इनको, ठीक है। दे आर केमिकली स्टेबल, दे आर नॉट अनस्टेबल। बाकी सब में क्या है ना, अनस्टेबल है, अरे इसको कुछ इलेक्ट्रॉन उतना मतलब जो नंबर चाहिए वो नंबर मैच नहीं हो रहा, तो दे आर अनस्टेबल, अदर्स आर केमिकली अनस्टेबल, ठीक है। अच्छा, मैं ये कहूंगा हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, ड्यूप्लेट इज कंप्लीट। वाई हीलियम इज स्टेबल? बिकॉज उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट, ड्यू मतलब टू बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी वाला ऑर्बिट है और वो पूरा है, ड्यूप्लेट इज कंप्लीट। व्हाट अबाउट नियॉन? नियॉन में ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्ट मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाली स्टेबिलिटी है ना। सिर्फ आउटर मोस्ट को चेक किया जाता है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट में 2 का स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आउटर मोस्ट में 8 का स्टेबिलिटी है। सो ड्यूप्लेट या ऑक्टेट, ऐसा 18 के लिए क्या होगा सर, 32 के लिए क्या होगा, यानी 3rd 4th ऑर्बिट के लिए क्या होगा। तो आप सिंपल याद रखो कि इट इज वेरी वेरी सिंपल कि देखो फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड की है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन की। सेकेंड ऑर्बिट की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की, बराबर। थर्ड की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन की, उसके बाद है 32 एंड सो ऑन। पर आप ये याद रखना कि पहली ऑर्बिट के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन का सेटिस्फैक्शन चाहिए, पर आगे की जितनी भी ऑर्बिट्स है उन सब के लिए 18 32 की जरूरत नहीं है। मतलब पहली ऑर्बिट के लिए ड्यूप्लेट की कंडीशन है, लेकिन बाकी सब के लिए ऑक्टेट की कंडीशन है। मतलब थर्ड ऑर्बिट है तो 18 नहीं भी है, 8 भी है, तब भी वो स्टेबल है। I'll give you एग्जाम्पल, जैसे आर्गन जो है उसके पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स है, एटॉमिक नंबर 18 है। एंड व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, दिस सी 2 8 और 8 है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन की होती है तो 8, स्टिल इट इज स्टेबल, ठीक है। सर ऐसा क्यों है? नेचर है, नेचर में ये स्टेबिलिटी रूल दे दिया है नेचर ने, हम स्टडी कर रहे हैं उसको। सो याद रखना, फर्स्ट ऑर्बिट सिर्फ पहली ऑर्बिट है किसी के पास तो उसके लिए ड्यूप्लेट की स्टेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है, या ड्यूप्लेट स्टेबिलिटी की 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। बाकी सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके पास 4 ऑर्बिट्स हैं और चौथी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा है, वो स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूप्लेट और ऑक्टेट की स्टेबिलिटी नीडेड होती है। नाउ मैंने तुमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताया, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है। सो जस्ट लेट मी कम अप टू द नेक्स्ट वाला जो पेज पे चलते हैं। अब जस्ट मैं ना यहाँ क्या करता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। मैं यहाँ पे आर्गन तक चलता हूँ, ठीक है। अब ये देखना कि ये जो 18 एलिमेंट्स है, इन 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या है। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4, इसका होगा 5, 6, 7, 8, 9, क्या बात कर रहे हो भाई, 9, 10, 11, 12, 13, 14, yes sir, 16, 17 एंड 18, बराबर है ना। तो ये हो गया अपना एटॉमिक नंबर, लिख दिया मैंने एटॉमिक नंबर। सर एटॉमिक नंबर से काम नहीं चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखो तब तो पता लगे। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 2,1 है ना। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में आ गया, फिर ये 2,2, ये हो गया 2,3, ये कहाँ तक चलता जाएगा 2,4, this will be 2,5, this will be 2,6, this will be 2,7, this will be 2,8। अब इसके बाद आएगा, देखो सेकंड कैपेसिटी भर गई, सेकंड की कैपेसिटी भर गई। अब इसका क्या होगा, नेक्स्ट वाले का सोडियम है भाई 281, नेक्स्ट इज 282, नेक्स्ट इज 283, अगला है 284, देन वी हैव 285, उसके बाद है 286, देन वी हैव
287 287, यस सर, 287, हाँ जी सर। देन वी हैव 2 8, सही है, एंड उसके आगे भी होता जाएगा, बट फिलहाल ये देख लो। अब इसमें कहानी ये है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिख दिया जिसमें से हमको लग रहा है कि भाई सर ये केमिकली स्टेबल है, नोबल गैस हो गया, ड्यूप्लेट पूरा है उसका, ये स्टेबल है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा लग रहा है, एंड वन मोर द लास्ट वाला इसका भी ऑक्टेट पूरा है, दिस इज ऑल्सो स्टेबल, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस हो गए, बराबर। नोबल गैसेस केमिकली स्टेबल्स हु विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस, केमिकल बॉन्डिंग नहीं करेगा वो, ठीक है, स्टेबल है, और बाकी अनस्टेबल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल, याद रखो, कोई भी एटम में, ये मान लो पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, जो भी शेल्स हैं, जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को ही वैलेंस ऑर्बिट कहते हैं। तो जैसे यहां पर ये जो ऑर्बिट होगा जिसमें, अच्छा, सो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं इसको यहीं पे इसका लिख देता हूं डेफिनेशन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन काउंट को आप यहां पर देखते जाओ, दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट फॉर दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। तो आप देख सकते हो और आप कह सकते हो कि सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट 1 है, क्योंकि वही एक ऑर्बिट है, एक मात्र ऑर्बिट है, तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2, इसका है 1 2 3 4 5। सिर्फ लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, वो काउंट जो आपने बता दिया, दैट इज सिंपली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या है सर? अगर यहां तक क्लियर है कि लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की काउंट को सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बोलते हैं। अब वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज बेसिकली द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। सर ये क्या बोल दिया आपने, अंटी शंट सी बात बोल दी। तो वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, टेकन और शेयर्ड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन बाय दैट एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ, टेक्निकली बता रहा हूं, वैसे तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट लिखा जाता है, ठीक है। ये बेसिकली रिएक्टिविटी देता है, वैलेंसी से रिएक्ट कितना होगा, कितनी तेजी से होगा, वो पता लगता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, टेकन, मैं बताता हूं इसका मीनिंग, और शेयर्ड ड्यूरिंग कंपाउंड फॉर्मेशन बाय दैट गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं बता रहा हूं कि कुछ एलिमेंट्स केमिकली स्टेबल है, वो रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, दे डोंट नीड रिएक्शन। पर जो अनस्टेबल है दे वांट रिएक्शन, कि भाई वो केमिकली रिएक्टिव है, वो रिएक्ट करके वो स्टेबल बनना चाहते हैं, केमिकली स्टेबल बनना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये वैलेंसी देता है आपको। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो आई विल टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन, NaCl फॉर्मेशन। लेट अस सी इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो हम सीधे आ गए अभी कंपाउंड फॉर्मेशन वाले थ्योरी में आ गए, और जहां पे आपको वैलेंसी भी क्लियर हो जाएगा यहां पे, ठीक है। तो एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूं, NaCl फॉर्मेशन, ये मॉलिक्यूल कैसे बना उसकी बात अगर आप समझ में आ गए, 10th वाले बच्चे आप भी बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। सो सोडियम का सर अपने को पता है कि 11 281। क्लोरीन का है 17 287, ठीक है। अब मान लो कि ये एक नया जवान छोकरा भाई ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात है ये। और यहां पर
ये भी अनस्टेबल, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा। जब दोनों हैं अधूरे तो आओ हो जाए पूरे। ऐसे बात नहीं करते सर, ऐसे बात बिल्कुल नहीं करते। तो सर क्या करना पड़ेगा? दोनों केमिकली अनस्टेबल है, दे वांट टू बिकम स्टेबल। हाँ ठीक है, ये बोल सकते हैं अपन। तो अगर ये बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों ना एकदम उदास उदास रेस्टोरेंट में बैठे थे एंड दे वर थिंकिंग कि भाई क्या हो सकता है जिंदगी का, ऐसे जिंदगी थोड़ी काटेंगे, है ना, थोड़ा रौनक मस्ती मजाक होना चाहिए। और यहाँ से ये दे कम टुगेदर, दे कम, एक दूसरे को देखते हैं, थोड़ा पास आते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं एंड देन दे रियलाइज कि भाई हम एक दूसरे को जो अकेलापन है, जब साथ हो जाएंगे दोनों का अकेलापन खत्म हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ ध्यान देना, इसको क्या चाहिए कि भाई ये बाहर की ऑर्बिट का स्टेबिलिटी आ जाए, इसको अंदर की तो स्टेबिलिटी होती है ना, आउटर डुप्लीकेट तो है तभी तो बाहर आए। अब ना द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो झोल है वो कैसे यहाँ पूरा होता है। सो सोडियम ने एक आइडिया दिया कि भाई मैं अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन तेरे को देता है और तू मेरा अगर एक इलेक्ट्रॉन लेता है, सो व्हाट हैपेंस इज नाउ वी बिकम समथिंग डिफरेंट। हम कमाल के बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि हम बन जाएंगे 2 8 और आप बन जाएंगे 2 8। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, 7 का 8 हो गया। तो भैया यहाँ पर देखो, ये भी, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, तीसरा ऑर्बिट का टेंशन खत्म हो गया, और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। थर्ड में जो 7 था वो 8 हो गया। बोथ आर केमिकल स्टेबल थे, आर सो हैप्पी। बोला क्या भाई मजा आ गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब अगर इन लोग ने वो वरमाला दे दिया है, नाउ दे नीड टू स्टे टुगेदर। क्या लफड़ा है देखो यहाँ पर। अब देखो ये केमिकली अनस्टेबल था पर इलेक्ट्रिकली स्टेबल था। कैसे? केमिकली अनस्टेबल था पर इलेक्ट्रिकली स्टेबल था। कैसे? क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था ये, जब ये एटम हुआ करता था, जब ये लड़का हुआ करता था। अब ये है ना, शादी हो गई भाई इसकी। और ये भी आजाद था, आजाद थी। 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल चार्ज वो न्यूट्रल 0। दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे पहले। अब सो एट दैट टाइम जब वो एटम थे तो केमिकली अनस्टेबल थे पर इलेक्ट्रिकली तो स्टेबल थे, न्यूट्रल थे। नाउ व्हाट हैपेंड इज, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो 11 था अब हो गया 10। प्रोटॉन तो उतना ही, प्रोटॉन थोड़ी शेयर किया, प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है 11। सो व्हाट इज द एडिशनल चार्ज दैट इज रिमेनिंग? +1। तो ये Na+ है। नाउ दिस इज सोडियम आयन, सोडियम आयन। और पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं, सोडियम कैटायन। ठीक है, तो जो पहले एटम हुआ करता था, सास भी कभी बहू थी, तो ये भी पहले एटम था, अब ये आयन बन गया। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों 17 थे, अब इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, प्रोटॉन अब भी 17 ही है ना, प्रोटॉन थोड़ी एक्सचेंज हुआ। नाउ देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस चार्ज यहाँ फ्लोट कर रहा है। सो दिस इज नाउ क्लोराइड, क्लोरीन नहीं बोलते इसको, क्लोराइड, CHLORI, क्लोराइड। अब देखो नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन, अनियन नहीं बोलते। सो ये कैटायन बन गया, ये एनायन बन गया। पॉजिटिव 1+ एंड 1-। केमिकली तो स्टेबल हो गए, इलेक्ट्रिकली बेचारे अनस्टेबल हो गए। इलेक्ट्रिकली बेचारे जो न्यूट्रलिटी थी वो खत्म हो गई। नाउ व्हाट दे, जबरदस्त आइडिया बता दिया मैंने ऑलरेडी। व्हेन दे कम टुगेदर, ये एक प्लस है, इसके पास एक माइनस है, न्यूट्रल। सो व्हेन दे कम टू द कम क्लोज टुगेदर, तो ये Na+ एंड Cl-, ये दोनों एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं, केमिकली भी इलेक्ट्रिकली भी। एंड दिस इज हाउ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। और जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ऐसे कंपाउंड फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला मैंने? ये पहला टाइप हो गया कंपाउंड का, टाइप ऑफ कंपाउंड, फर्स्ट टाइप। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला था, वैलेंसी कैसे याद हो गया? सर सोडियम की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि सोडियम ने कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। सो द वैलेंसी हैज बिकम 1। प्लस माइनस नहीं होता, टीचर स्कूल में प्लस माइनस सिखाता है, प्लस माइनस नहीं होता।
ठीक है। और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्यों 7 क्यों नहीं सर? 1 इसलिए क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया 1। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांजैक्शन कितना किया है, चाहे लिया चाहे दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। जस्ट दैट काउंट, गिव मी दैट काउंट, वट एवर यू हैव गिवन टेकन, आई डोंट माइंड, व्हाट इज दैट काउंट? हियर द काउंट इज 1, हियर द काउंट इज 1। सो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज ऑल्सो 1, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज ऑल्सो 1। इसलिए बोला द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन। एक और वर्ड है शेयर्ड, उसका बताऊंगा मैं। बाय एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। सो सोडियम ने 1 लूज किया, उसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन ने 1 गेन किया, उसकी वैलेंसी 1 है। 1 किया ना, लूज गेन से फर्क नहीं पड़ता, वैलेंसी इज वैलेंसी। ठीक है, तो आप यू अंडरस्टैंड। अब यहां पर एक और चीज होती है कि जैसे मान लो कि अगर ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में होता है 12 मतलब 282। ठीक है, मैग्नीशियम का फॉर्मूला MgCl2 क्यों होता है वो पता लग गया तुमको। देखो अब ये 282 है, क्लोरीन इज व्हाट 287, बराबर ना। अब इसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम बोलता है भाई तेरे को तो मैं 1 दे दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तेरा 8 तो हो जाएगा, तू 2 तो लेने वाला नहीं, आई वांट टू लूज 2, तो तू 1 और लेके आ भाई, 1 और क्लोरीन को लेके आ। तो ये 2 क्लोरीन को क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 इसको दिया, इसका भी 8 हो गया, 1 इसको दिया, इसका भी 8 हो गया, एंड दिस इज हाउ इसका ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। एंड इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो चार्ज हो गया 2+, इसने 1 गेन किया है तो एक हो गया Cl-, सो 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए 2- लगेगा, इसलिए दोनों क्लोरीन को साथ में रहना पड़ेगा एक मैग्नीशियम के साथ, एंड द फॉर्मूला बिकम्स MgCl2। एल्यूमिनियम का बन जाता है, एल्यूमिनियम में 283 है, 3 लूज करना पड़ेगा, सामने क्लोरीन है 1 3 क्लोरीन आ जाएंगे, AlCl3 ऐसे करके। अच्छा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड? कारण सिंपल है, क्योंकि ये आयंस फॉर्म करते हैं पहले, फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है सर, टाइप ऑफ कंपाउंड में क्या यही सिर्फ एक टाइप है? नहीं, दूसरा भी है सर। दूसरा भी है। थोड़े 10वीं वालों का रिएक्शन हो सकता है इस तरीके से, क्योंकि ये सब चीज़ें 9th में सर नहीं पढ़ाई थी हमको टीचर ने, ऐसा हो सकता है, तो डोंट वरी, अपने पढ़ लिया अभी। अच्छा, दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड है, सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड इज कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। सो व्हाट आर कोवैलेंट कंपाउंड? कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंपाउंड्स फॉर्म्ड, जैसे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहां पे क्या है, कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यू हैव दिस हाइड्रोजन, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या चाहते हैं कि भाई मेरा ड्यूप्लेट पूरा हो जाए, 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए बस मेरे को। ये भी वही बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है, इनका लफड़ा कैसे पूरा होएगा? दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ न्यू स्ट्रक्चर, एंड व्हाट हैपेंस इज, मान लो मैंने एक हाइड्रोजन दिखाया है व्हाइट कलर से, ये इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन दिखाया है ग्रीन कलर से, ये उसका इलेक्ट्रॉन, और देखो दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इसको भी महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको भी वही महसूस हो रहा है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दोनों को लग रहा है मेरा ड्यूप्लेट पूरा है, क्या टेंशन है। सो दिस इज हाउ दे फॉर्म H2 मॉलिक्यूल। जब जरूरतें एक जैसी है तो फिर वो शेयरिंग कर लेते हैं भैया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होता है 2,6, दूसरा ऑक्सीजन है वो भी है 2,6, दे वो बोथ वांट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ना हाउ डू दे डू दिस? सो दे डू इट लाइक फाइला ऑक्सीजन में थोड़ा। जब ये शेयरिंग होगी ऑक्सीजन के, मान लो ये न्यूक्लियस है, पहले ऑर्बिट में तो भाई कोई टेंशन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे ऑर्बिट में क्या है, शेयरिंग करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसको अपने मछली 2 पकड़नी है तो 2 जाले 2 और कांटा डालना पड़ेगा ना, तो इसके 6 में से इसको 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे सामने शेयरिंग में। ठीक है, 6 में से 2 डाल दिए, बचा कितना 4, तो 4 को बाकी अपना रखो फ्री, लोन पेयर में फ्री में रखो। बाकी जो दूसरा ऑक्सीजन होगा सर, दूसरा जो ऑक्सीजन होगा उसकी कहानी क्या है? उसकी कहानी भी लगभग ऐसी होगी कि भाई नीचे का ऑर्बिट तो ठीक है, बाहर वाली ऑर्बिट में देखो यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से उसको 2 पकड़ने हैं तो 2 अपने भी दाव पे लगाने पड़ेंगे, तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दाव पे लगाए, बाकी बचा कितना 4, उसको अलग से रखो, टेंशन नहीं, बैंक में रखो, सेविंग करके रखो। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, देखो इसको काउंट करना, दोनों ऑक्सीजन को, इसको भी महसूस होगा
कि भाई मेरे तो चांदी ही चांदी है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा हो गया। 1 2 3 4 सर 4 ही है। और देखो 5 6 7 8 मेरा ऑक्टेट पूरा है, वाह आई एम हैप्पी। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट का इसका काउंट करो 1 2 3 4 4 ही है। और देखो 5 6 7 8 मेरा भी ऑक्टेट पूरा है, कमाल है। दिस इज हाउ O2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म। ऑक्सीजन कभी भी नेचर में O फॉर्म में नहीं होता है या हाइड्रोजन H फॉर्म में नहीं होता है। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डायटोमिक फॉर्म। डायटोमिक, 2 एटम एक मॉलिक्यूल में। ऐसे ही नाइट्रोजन का है 2,5। ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन आपस में आके N2 बनाते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां पे जैसे यहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, यहां पे क्या हुआ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हो गए। ठीक है, सिंगल। यहां पे क्या हुआ, इसके 2 और इसके 2, तो 2 मतलब टोटल 4 हुए। 4 मतलब 2 जोड़े, 2 पेयर्स। तो जहां पे 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जहां पे 3 पेयर्स होगा, नाइट्रोजन में क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का और 3 इलेक्ट्रॉन सामने वाले का। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 1 2 3 6 हो गया टोटल। पता हो गया क्या? सो वे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड उसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में 3 टाइप्स हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब जरूरी नहीं सिर्फ इसी तरीके से आइडेंटिकल एटम्स के बीच में होता है, ऐसे मत मानना। क्या होता है, जैसे CH4 दिस इज मीथेन। तो मीथेन इज लाइक एक कार्बन है, फर्स्ट ऑर्बिट के 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑर्बिट में कार्बन में क्या होता है 2,4 होता है ना। कार्बन इज व्हाट 2,4, 6 एटॉमिक नंबर 6। सो ये हो गया उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर के। नाउ 4 हाइड्रोजन से कैसे शेयरिंग कर रहा है, एक हाइड्रोजन ने यहां से शेयरिंग किया, एक हाइड्रोजन ने यहां से शेयरिंग किया, एक हाइड्रोजन ने यहां से शेयरिंग किया, और एक हाइड्रोजन ने यहां से शेयरिंग कर लिया। सो दिस इज हाउ हर हाइड्रोजन को लग रहा है कि मेरे ड्यूप्लेट पूरे हैं, इसको भी लग रहा है मेरा ड्यूप्लेट पूरा है, इसको भी लग रहा है मेरा ड्यूप्लेट। एंड चेक अबाउट द कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया। CH4 दिस इज हाउ CH4 इज फॉर्म्ड। एक बात याद रखना, कोवेलेंट कंपाउंड्स कभी भी हमेशा ओनली नॉन मेटल्स में होता है, मेटल्स में नहीं होता कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल्स है। ठीक है, बट व्हेन आई से आयोनिक कंपाउंड्स, जब हम आयोनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोवैलेंट की, इसमें हमेशा याद रखना एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है वो मेटल होता है जैसे सोडियम। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, जो एनायन फॉर्म करता है, वो नॉन मेटल होता है। तो दिस इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन अ मेटल प्लस नॉन मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 10वीं वालों एकदम मतलब तुमको ना आधा चैप्टर मेटल नॉन मेटल समझ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि तुमको यहां तक कहानी अगर समझ में आ गई तो उठ के एक बार ऐसे डांस करके दिखाने का है, क्योंकि इसके बिना तो कहानी पूरी ही नहीं। हैव टू डांस। ठीक है, इसी के साथ हमने कर लिया बेसिक केमिस्ट्री। केमिकल फार्मूलाज इफ यू वांट मैं आई कैन डेफिनेटली मेक कितने फार्मूलाज जो है तुमको 9वीं 10वीं में जरूरी है। एंड केमिकल फार्मूलाज हो गया, हाउ टू मेक कंपाउंड्स वो देख लेंगे अपन। ठीक है, सो दैट इज ऑल। इसके बाद आज के समाचार होते हैं समाप्त। सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।